Okay, good afternoon students. Let's start the class. Yes, sir. अब आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, वेक्टर्स. ठीक है, वेक्टर्स में मुझे पहले बताओ कि क्या आइडिया आप लोगों को वेक्टर्स का है. वेक्टर्स मतलब क्या समझते हो, ये बताओ मुझे. पहले गेज करने दो कितना आप लोग को आता है, कितना नहीं आता है. वेक्टर्स मतलब कौन कौन समझता है, क्या समझता है, बताओ. किसी को आइडिया है कुछ वेक्टर्स के बारे में? ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं आइडिया है तो हम लोग अभी सिखाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं. तो देखो, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पहले जिक्र करेंगे. क्या फिजिकल क्वांटिटीज? स्क्रीन दिख रहा है ना? आवाज एकदम क्लियर आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखेंगे. कोई एक एग्जांपल बताओ फिजिकल क्वांटिटीज का. The length. लेंथ, वेरी गुड. मास, टाइम, फोर्स, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, है ना ये सभी. वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज ही तो हैं. ठीक है, तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करने का तरीका है वेक्टर्स और स्केलर्स. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो मैंने राइट हैंड साइड पे जो फिजिकल क्वांटिटीज लिखे हैं, ये सारा कुछ वेक्टर्स है. और ये वाला जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा कुछ स्केलर्स है. हम लोग अभी देखेंगे स्केलर्स और ये वेक्टर्स कैसे क्वालिफाई करते हैं वेक्टर्स होने के लिए, और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए स्केलर्स होने के लिए. तो ये समझो आपको बात कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए. अच्छा, पहले तो ये बताओ, फिजिकल क्वांटिटी का स्पेसिफिकेशन में आपको एक नंबर चाहिए होता है. एक नंबर चाहिए होता है, और उस नंबर को आप एक यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो. कोई भी यूनिट सिस्टम, कितने यूनिट सिस्टम है आपका? स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम है आपके पास. मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम है जो कि एसआई यूनिट का होता है. आपके पास सीजीएस सिस्टम भी है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड्स का. आपके पास फुट, ब्रिटिश सिस्टम जो है फुट, पाउंड और सेकंड सिस्टम भी है. तो ऐसा यूनिट सिस्टम्स तो काफी सारे हैं. इसको हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में जब आएंगे तब हम लोग और ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे. बट एक फिजिकल क्वांटिटी को समझना, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है. जैसे कि अगर मैं लेंथ का बात करूं, तो लेंथ अगर मैं बोलता हूं तो 5 मीटर बोलूं, तो 5 मीटर अगर बोलता हूं तो एक नंबर है, और उस नंबर के साथ एक ऐसा यूनिट जुड़ता है, तब जाके आप पूरा का पूरा फिजिकल क्वांटिटी स्पेसिफाई हो जाता है. सिमिलरली मास अगर है, तो आप मानो कि 15 किलो बोलो, 15 किलोग्राम, तो ये ऐसा यूनिट हो गया और ये नंबर हो गया. तब जाके वो फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि मास कंप्लीटली स्पेसिफाई हो जाता है ना. अब होता है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए उसका ये जो वैल्यूज हैं, इन सबको ना मैग्नीट्यूड कहते हैं. इन सबको क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड माने नंबर, कोई भी नंबर. ठीक है, मैग्नीट्यूड माने नंबर मल्टीप्लाइड बाय उसका यूनिट. ना, ये फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो रही है. ओके, तो मैग्नीट्यूड माने नंबर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, और उसके साथ डायरेक्शन. डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट अगर है तो डायरेक्शन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. ना, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को आपको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए दोनों की जरूरत पड़ती है. मतलब मैग्नीट्यूड, आपको ऐसा नंबर और यूनिट्स भी चाहिए, और आपको डायरेक्शन भी चाहिए. आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस डायरेक्शन में आप बता रहे हो. तो आप उस वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर्स कहोगे. क्या? तो वेक्टर्स, physical quantities that require both Magnitude and magnitude, direction. हाँ, magnitude and direction
फर्दर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ये मतलब डायरेक्शन हो गया, ठीक है। फर्दर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ना। वेक्टर सिमिलर, ये हो गया वेक्टर्स। स्केलर सिमिलरली आप कहेंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, that require only magnitude for complete specification. Now, एग्जाम्पल्स देखो, मैंने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, मैं वापस लिखना नहीं चाहता। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए? ये वेक्टर्स के एग्जाम्पल्स हो गए। ये जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे ये किन के एग्जाम्पल्स हो गए? ये स्केलर्स के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। तो देखो अब इन सब का आपको डायरेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, ये सब क्यों डायरेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, अब ये समझो। देखो अब मानो कि राम है, वो स्टेशन पे खड़ा है, ठीक है, वो स्टेशन पे उतरा, वो स्टेशन पे खड़ा है। अब उसे अपने घर तक जाना है और उसका घर स्टेशन से मानो कि 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन क्या स्टेशन से उसके घर तक का रास्ता एकदम सीधा सीधा रास्ता है? वो एकदम निकलेगा स्टेशन से और 15 किलोमीटर चलता हुआ जाएगा या फिर कोई गाड़ी में चला जाएगा और वो घर पहुंच जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है हो, क्योंकि रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते, टेढ़े मेढ़े से होते हैं। तो जब वो अगर पूछेगा कि भैया मेरे को स्टेशन से घर जाना है तो फिर मुझे कैसे जाना पड़ेगा, तो फिर शायद से उसे बोला जाएगा कि देखो तुम स्टेशन से निकलो, 5 किलोमीटर सीधा चलता जाओ, फिर वहां पे एक पान का दुकान आएगा, वो पान के दुकान से तुम थोड़ा राइट की तरफ मुड़ जाना और फिर 2 किलोमीटर और चलना, वहां एक पीपल का पेड़ आएगा, वो पीपल के पेड़ के पेड़ से आप ऊपर की तरफ मुड़ जाना, 10 किलोमीटर चलना और फिर वैसे वैसे चल के आप अपने घर पे पहुंच जाओगे किसी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से वो डायरेक्शन आपको बताएगा। तो आपको कहीं पे भी किन्हीं किन्हीं, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब मानो कि कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक मानो कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ये ब्लॉक पे आपको इस डायरेक्शन पे मानो कि एक फोर्स लग रहा है जो कि 10 न्यूटन का है, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे दूसरे फेस पे आपको मानो फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। तो मैं अगर पूछूं कि इस ब्लॉक पे नेट फोर्स बताओ कितना लग रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? कितना लग रहा है नेट फोर्स? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। कैसे बोल दिए? कैसे बोल दिए 5 न्यूटन? देखो अगर आपका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, अगर आपका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आपका जवाब होना चाहिए था 15 न्यूटन। अगर आपका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आपका जवाब होना चाहिए 15 न्यूटन। क्यों? क्योंकि 10 न्यूटन एक साइड पे लग रहा है और 10 न्यूटन दूसरे साइड पे लग रहा है। जैसे कि अगर मानो कि यहाँ पे मैंने ये ब्लॉक लिया हुआ है और उसके ऊपर और एक ब्लॉक रख दिया है, तो अब अगर ऊपर वाले ब्लॉक का मास है 2 किलो और नीचे वाले ब्लॉक का मास है 5 किलो, तो आप इसका मास पूरे दोनों ब्लॉक का मिला के आप कितना मास बोलोगे? अगर मैं मास नेट बोलूं यहाँ पे, तो आप दोनों मिला के मास कितना बोलोगे यहाँ पे? 7 किलो। 7 किलो। तो क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मास इज स्केलर, तो आप इसीलिए क्या कर पा रहे हो, आपको डायरेक्शन वायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर 5+2 बोल दोगे तो आपको 7 मिल जाएगा। अगर वही चीज मैं इसको ऐसे भी रखूं, मैं अगर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 रख दूं, तब भी मैं अगर बोलूं कि बताओ इसका टोटल कंपोजिट मास कितना है, तो भी तुम क्या बोलोगे? 7 किलो ही बोलोगे। तब भी 7 किलो ही बोलोगे। क्यों? 5+2। क्यों? क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है। अब कहाँ पे वो डायरेक्शन क्या है क्या नहीं है वो मैटर नहीं करता। बट यहाँ पे देखो, फोर्स अगर आपने दोनों डायरेक्शन पे फोर्स यहाँ 5, 10 और 5 लगा हुआ है, तो आप 15 नहीं कह रहे हो। आप क्या कह रहे हो? मानो कि आपने ये वाला डायरेक्शन, राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया हुआ है, और ये हम देख लेंगे डायरेक्शन वाला फंडा भी, और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन सिमिलरली नेगेटिव हो जाता है। मतलब अगर आपने एक डायरेक्शन पॉजिटिव माना है तो एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाता है।
तो क्योंकि 10 न्यूटन पॉजिटिव साइड पे है तो आप यहाँ पे कहोगे +10 है। ये हम देखेंगे, अभी घबराओ मत, ये हम देखेंगे बाद में, तसल्ली से सीख लेंगे। फिर और 5 न्यूटन वाला नेगेटिव की डायरेक्शन पे तो आप -5 न्यूटन करते हो, तो आप कहते हो कि टोटल 5 न्यूटन आपको मिल रहा है। और टोटल 5 न्यूटन क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है और आपका पॉजिटिव का डायरेक्शन ये माना हुआ है, तो आपका नेट फोर्स आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो आप खुद अनुभव से भी यही बात बता सकते हो, 10 न्यूटन का डायरेक्शन ये है और 5 न्यूटन का डायरेक्शन ये है, तो आप इस पे नेट फोर्स क्या कहोगे, 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि यहाँ पे भी आपको आंसर मिल रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहे हो इंपॉर्टेंस वेक्टर और स्केलर्स का, ठीक है। तो इसीलिए ये सब इंपॉर्टेंट है ना। अब जब इंपॉर्टेंस आप समझ गए हो तो समझो वेक्टर्स पे अब आते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स की जिक्र करेंगे, स्केलर्स भूल जाओ, क्योंकि स्केलर्स तो मामला सिंपल, आप कोई भी दो स्केलर को इस तरीके से ऐड कर सकते हो, लेकिन वेक्टर्स को एडिशन अगर करना है तो, और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन अगर करना है तो फिर आपको थोड़ा सा स्किल चाहिए होता है, क्योंकि उसके साथ डायरेक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फोर्स में अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टली 15 न्यूटन नहीं हो गया था, यहाँ पे आपको डायरेक्शन क्योंकि फैक्टर आ गया था, तो इसीलिए आपको नेट रिजल्ट 15 न्यूटन आ रहा था। यहाँ पे मास स्केलर है तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन मैटर नहीं करता, तो इसीलिए आप चाहे कोई भी केस ले लो 7 किलोग्राम ही आपको मिल रहा था, ठीक है। तो स्केलर में तो आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो कुछ भी है वो नॉर्मल मैथमेटिक्स में जैसे करते हो वैसे ही हो जाता है, बट वेक्टर्स में क्योंकि इनके साथ डायरेक्शन होता है तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट स्किल्स चाहिए होता है, डिफरेंट टूल्स चाहिए होता है, ताकि आप वेक्टर्स का जिनके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, उनको अगर ऐड करना होगा, उनको अगर मल्टीप्लाई करना होगा, तो थोड़े से डिफरेंट स्किल सेट्स चाहिए, जो कि हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, उससे पहले आप ये समझो कि हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन देखो, वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन देखो, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट हम लोग एक एरो से करते हैं, एरो से करेंगे, और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम लोग टेल कहेंगे, और इसका आगे वाला पार्ट जो है वो हम हेड कहेंगे। और जो इसका लेंथ होगा, जो इसका लेंथ होगा वो क्या दिखाएगा, लेंथ ऑफ द एरो जो है, लेंथ ऑफ द एरो gives me the magnitude of, आवाज आ रहा है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Length of the arrow gives me the magnitude of the vector, and direction of the head, direction of head gives me the direction of the vector, direction of the vector, ठीक है। लेंथ ऑफ द एरो जितना लंबा होगा उतना, मतलब अगर आपका ये वाला एरो, ये वाला वेक्टर है और ये वाला वेक्टर है बी, तो इसमें ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है, मैग्नीट्यूड बी का ज्यादा है, मैग्नीट्यूड बी का ज्यादा है कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। अब देखो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब नोटेशन देखो, नोटेशन, नोटेशन हम कैसे वेक्टर्स बताएंगे, ठीक है, यूज कैसे करेंगे। तो वेक्टर्स पहला एक तरीका होता है कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा, कोई भी लेटर ले लो, कोई भी लेटर और उसका अल्फाबेट, लेटर माने अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट ले लो, तो उसके ऊपर आप कैपिटल अल्फाबेट, ठीक है, कैपिटल लेटर लो, कैपिटल लेटर के ऊपर अगर आप एरो लगाते हो तो ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप ऐसे मॉड के बीच में रखते हो, ये क्या है, इसको आप कहेंगे मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो कभी कभी इसको स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कैपिटल जो भी कैपिटल लेटर वाला वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी का स्मॉल लेटर भी मैं लिख दूं तो ये भी आपको मैग्नीट्यूड ही दिखाता है, ठीक है। सिमिलरली और एक तरीका भी है, मानो कि मैंने ऐसा बोल्ड ले लिया,
अगर ये माना ऐसा बोल्ड है, बोल्ड लेटर है विदाउट एनी एरो, तब भी ये मैग्नीट्यूड वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और तो अगर भी विदाउट एनी एरो वेक्टर होगा। हाँ हाँ, लेकिन बोल्ड में होना चाहिए, बोल्ड में होना चाहिए, ठीक है। और अगर उसको इटैलिक्स में ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा सा इटैलिक में, बोल्ड और इटैलिक में है, तब भी वो, तब उसका मैग्नीट्यूड बताता है। किसी 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 किताब में ऐसा नोटेशन फॉलो किया जाता है और किसी किसी किताब में ऐसा नोटेशन फॉलो किया जाता है। कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं सर कोई एग्जांपल नहीं है इसका? अरे इसका क्या एग्जांपल चाहिए यार, ये क्वेश्चन में ऐसे मतलब ये लिखा क्वेश्चन रहता देखो है। देखो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा कि हम लोग वेक्टर को कैसा लिखते हैं। ये फिजिक्स अभी तुम लोग ये अभी फिजिक्स चालू नहीं हुआ है कुछ भी, ठीक है। ये आपको, और कभी ये आप पढ़ रहे हो मैथ्स में, मैथ्स पढ़ रहे हो अभी बेसिकली, ठीक है। तो और इसमें भी आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि इसको, ये वेक्टर को कैसा लिखा जाता है, 4 गो सिंबल दे दिया जाएगा और बोलेगा कि कौन सा सही तरीका है वेक्टर को लिखने का। ये कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसको, ये भी सिर्फ आपको मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तब आप आइडेंटिफाई कर सकें, इसलिए, ठीक है। वो अब जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे दिखता जाएगा। तो एग्जाम्पल अभी आपको इसीलिए नहीं मिल रहा है। धीरज रखो, धीरे धीरे सब पता चलता जाएगा, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के सब ऐसी उलझन में फंसे रहोगे। देखो अब आगे बढ़ो। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। थोड़े टाइप्स देख लेते हैं ताकि क्वेश्चंस में क्लैरिटी हो। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला वेक्टर समझो, हम लोग कोलिनियर वेक्टर देखते हैं। कोलिनियर मतलब, कोलिनियर मतलब क्या समझते हो? कोलिनियर माने लाइंग ऑन दी सेम लाइन ना। कोलिनियर, 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 को माने एक साथ और लीनियर माने लाइन। तो जो एक साथ एक लाइन में लाई करते हैं उसे कोलिनियर कहा जाता है, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी। थोड़ा सा डिफरेंट बना देते हैं, ये एक वेक्टर है बी ना। अब और एक चीज समझो, वेक्टर पे थोड़ा सा इमेजिनेशन लेकर आओ अपने दिमाग में। मैं एक वेक्टर को, ध्यान से सुनो इस बात को, ये कहीं पे कोई भी किताब में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो ये चीज आप गांठ बांध लो दिमाग में। मैं कोई भी वेक्टर को स्पेस में, कैसा भी स्पेस, ठीक है, स्पेस मतलब आप अपने रूम पे देखो, ठीक है, रूम पे देखो और स्पेस में कोई एक डायरेक्शन पे एक वेक्टर खींचो, ठीक है। उस डायरेक्शन पे आप इस वेक्टर को उठा के उस स्पेस में कहीं पे भी ले जाके मैं रख दूं, वेक्टर बदलने वाला है नहीं। पहला बात, अगर मैं एक वेक्टर को पूरे 3D स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में उस वेक्टर को उठा के मैं कहीं भी रख दूं, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर उसका डायरेक्शन, माने उस वेक्टर का ना मैं लेंथ बदल रहा हूं, ना मैं उसका हेड जहां पॉइंट कर रहा है वो बदल रहा हूं। अर्थात मतलब ऐसा कर सकते हो आप लोग अपने रूम में, आपका रूम जो है वो एक क्यूबॉइड है, 3D बॉक्स है आपका रूम। आपका रूम अगर देखें, आपका रूम एक 3D बॉक्स है, ठीक है। ये एक्स, ये वाई और ये जी, आपका रूम ऐसा एक 3D बॉक्स है। तो अगर आपके इस रूम में एक वेक्टर है जो कि समझो इसके ओरिजिन से लेके इसके ऑपोजिट वाले एंड तक पॉइंट कर रहा है, थोड़ा सा और तरीके से बना देते हैं। इमेजिनेशन लेकर आओ भाई, इसमें इमेजिनेशन चाहिए। मानो कि अंदर की तरफ, थोड़ा सा इमेजिनेशन लाना पड़ेगा, ऐसे सूखे सूखे बैठे रहोगे तो नहीं चलेगा।
ठीक है, ये क्यूबॉइड लग रहा है ना? इससे जोड़ो। ये क्यूबॉइड अगर लग रहा होगा आपको तो समझो मैं इसके ओरिजिन से ये ओरिजिन है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मैं इसके ओरिजिन से इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट वाला पॉइंट ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अब इस वेक्टर को उठा के स्पेस में मैं कहीं भी रख सकता हूँ। मानिए कि मैंने इस वेक्टर को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ना मैंने इसका लेंथ चेंज करा, ना मैंने इसका डायरेक्शन चेंज करा, मैंने एकदम ले जाके इसको उठा के बस वहां पे उसका जो लोकेशन यहाँ से चालू हो रहा था मैंने उसको उठा के यहाँ पे रख दिया। तो अगर मैं ऐसा ऑपरेशन करता हूं तो मैं वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूं ना ही मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं। मतलब ये वेक्टर, यहाँ वाला वेक्टर और यहाँ वाला वेक्टर बराबर रहेगा। ठीक है, ये चीजें धीरे धीरे हम लोग जब वेक्टर चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा ज्यादा क्लियर होता जाएगा। बट अभी के लिए समझो कि स्पेस में आपने एक वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड चेंज करा ना डायरेक्शन चेंज करा, एकदम सेम उठा के आपने कहीं पे रख दिया तो वो वेक्टर स्टिल रिमेन्स द सेम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म्स में। ठीक है, देखो तो इसका मतलब क्या है, ये मैं क्यों बता रहा था अभी आपको। ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि अब इस केस में मेरे को कोलिनियर दिखाना है आपको। तो मानो कि ये जो बी वेक्टर है मैं इसको उठा के इसके एकदम सेम लाइन में लाके रख दूं। ठीक है, मैंने बी वेक्टर को उठा के सेम लाइन में रख दिया तो ना ही मैंने अभी बी वेक्टर का जो ये लेंथ है वही लेंथ यहाँ पे रखा हुआ है और जिस डायरेक्शन में ये दिखा रहा था अभी भी वही डायरेक्शन में दिखा रहा है। तो मैं ऐसा ऑपरेशन v के साथ कोई भी वेक्टर के साथ इनफैक्ट कर सकता हूँ। तो जब मैंने ऐसा करा तो देखा कि जिस लाइन में मेरा a लाई कर रहा था, जिस लाइन में मेरा a लाई कर रहा था b भी मेरा उसी लाइन में लाई कर रहा है। सो मैं क्या कहूंगा, a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, सिमिलरली कोप्लेनार भी होता है, कोप्लेनार वेक्टर, कोप्लेनार वेक्टर। कोप्लेनार वेक्टर माने सेम प्लेन में लाई करेगा, कोप्लेनार सेम प्लेन में लाई करेगा। मानो कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे एक वेक्टर है ए और यहाँ पे दो वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी और यहाँ पे एक तीसरा वेक्टर है सी। तो क्योंकि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर सेम एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं तो ए बी सी आर, ए बी एंड सी आर कोप्लेनार ये कहेंगे। ठीक है, अब देखो एक और एक है एक्सियल वेक्टर्स एंड पोलर वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स एंड पोलर वेक्टर्स, आवाज आ रही है सबको? यस सर। एक्सियल वेक्टर्स और पोलर वेक्टर्स, इसका मतलब समझो। देखो अगर वेक्टर्स आर, if the vectors are in the same direction as that of motion of the body, then those vectors are polar vectors. And if the vectors are in the direction of axis of motion, then those vectors are axial vectors. Now इसका मतलब क्या है ये समझो। मानो कि ये ब्लॉक है, फ्लोर है, फ्लोर पे ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक क्या कर रहा है
along the x axis मूव कर रहा है, ये मेरा x axis है, along the x axis मूव कर रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पे था, फिर वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गया, फिर वो थोड़ी देर बाद और आगे चला गया, ठीक है। ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ना। तो अगर मैं पूछूं इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पता है ना आपको? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड। तो इस केस में देखो, जिस डायरेक्शन जो ब्लॉक का डायरेक्शन ऑफ मोशन है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। मेरे को बताओ बॉडी की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? इसी डायरेक्शन में होगी, सेम, ठीक है। अगर बॉडी, मैं बोलूं बॉडी पे फोर्स लग रहा है और बॉडी इस डायरेक्शन, अच्छा बॉडी के बता दो, अगर बॉडी डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो फिर बॉडी की वेलोसिटी एक्सेलरेशन कौन सी, इस डायरेक्शन में होगी, या फिर अगर डिसेलरेट हो रही होगी तो इस डायरेक्शन में हो रही होगी, है ना। डिसेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी। तो अगर एक्सेलरेट हो रही है तो फोर्स इस डायरेक्शन पे होगा, और अगर डिसेलरेट भी हो रहा है तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। माइक ऑफ कर लो प्लीज। समझ में आ रहा है? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, और फोर्स का जो वेक्टर है, these are along the direction of the motion। या तो जिस डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो डायरेक्शन, जो लाइन ऑफ मोशन है, यहाँ पे बेटर है डायरेक्शन और लाइन ऑफ मोशन वाली, आर इन सेम डायरेक्शन, are co-linear with the line of motion में लिख देता हूँ, are co-linear with the line of motion of the body, line of motion of the body। तो line of motion क्या है? ये line of motion है। तो जो displacement है या velocity है या acceleration है या force है, वो along this line of motion ही है, और किसी डायरेक्शन, मतलब ये परपेंडिकुलर ऐसा इस डायरेक्शन पे नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन हो रहा है तो पॉजिटिव, सेम जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन है। अगर डिसेलरेट कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके ऑपोजिट में है, बट है तो वही लाइन के अबाउट ना, कोई दूसरा डायरेक्शन तो है नहीं। तो जब ऐसा सिचुएशन है, कोलिनियर विद द लाइन ऑफ मोशन वाला सिचुएशन है, तब जाके वो वेक्टर्स क्या कहेंगे? उनको एक्सियल वेक्टर्स कहेंगे। तो एग्जांपल यहाँ पे आप लिख लो, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि वेलोसिटी है, जैसे कि एक्सेलरेशन है, जैसे कि फोर्स है, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं? ये आपके एक्सियल वेक्टर्स हो जाते हैं। और आपने जब पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपने ये भी देख लिया कि ये एक्सियल वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, तो सॉरी पोलर, मतलब ये पोलर है। पोलर क्या होते हैं? जो लाइन ऑफ मोशन के डायरेक्शन पे ही वेक्टर्स का डायरेक्शन होता है, उसी में ही पोलर वेक्टर्स होते हैं। तो अब देखते हैं एंगुलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर्स क्या है। एक्सियल वेक्टर्स देखो, ये वैसे वेक्टर्स हैं जिनका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ मोशन के अबाउट होता है। जो एक्सिस ऑफ मोशन है, मानो कि एक चक्री है, चक्री गोल गोल घूम रही है, ठीक है। चक्री एंगुलर वेलोसिटी के साथ गोल गोल घूम रही है। एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये क्या है? ये एंगुलर वेलोसिटी है। ये क्या है? ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये क्या है? ये टॉर्क है। और ये क्या है? ये एंगुलर मोमेंटम है। तो इसमें समझो लीनियर वेलोसिटी, हमेशा इसमें ऐसा हो जाता है कि लीनियर वेलोसिटी होता है r क्रॉस ओमेगा। ये सब आप लोग बाद में पढ़ोगे, घबराना मत,
मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजों से परिचय हो जाए बस। ये क्या है? ये मोमेंटम है। वो मोमेंटम माने m मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है? ये फोर्स है। ठीक है, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये रेडियस ऑफ द बॉडी है, ये टॉर्क है, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये लीनियर मोमेंटम हो गया, ये फोर्स हो गया, ये सब कुछ मामला है। तो देखो, तो जो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जैसे कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सारा कुछ अगर कोई एक बॉडी है जैसे कि लट्टू है, लट्टू अब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ घूम रहा है, तो ये जब घूमता है तो इसके एक एक्सिस के अबाउट घूमता है। ठीक है, इसके एक एक्सिस के अबाउट घूमता है जो कि इसके सेंटर से पास हो रहा होता है। ठीक है, और इस सेंटर के अबाउट हम लोग बाद में जब आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे वेक्टर्स में, और फिर जब हम रोटेशनल मोशन और फिर सर्कुलर मोशन जब डिस्कस करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली इन सब का डायरेक्शन एक्सिस के तरफ क्यों आ रहा है बेस्ड ऑन दीज वेक्टर्स। ठीक है, तो इन सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन ना जिस एक्सिस पे ये रोटेट हो रहा होता है उसके अबाउट हो रहा होता है। जैसे कि ये एक्सिस है, तो इन एक्सिस के डायरेक्शन पे या तो अंदर की डायरेक्शन या तो बाहर की डायरेक्शन पे ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। तो इसीलिए इन वेक्टर्स को क्या कहा जाता है? इन वेक्टर्स को कहा जाता है एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स माने जो एक्सिस ऑफ मोशन के अलोंग डायरेक्शन उस वेक्टर का देते हैं, उनको एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। जो जिस डायरेक्शन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन जहां पर हो रही है उसके डायरेक्शन पे होता है, तो उनको पोलर वेक्टर्स कहते हैं। सिंपल इनफ। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सियल वेक्टर्स और पोलर वेक्टर्स हो गए। अब थोड़ा सा सरल सरल चीजें देख लो। मानो कि फोर्थ, अब देखते हैं पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स ना, इसको डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस करना जरूरी है। व्हाट? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। मान लो दो वेक्टर है, ये ए है। अच्छा छोड़ो, ये वेक्टर्स पे बाद में आता है। दो लाइन है, ठीक है, लाइन 1, लाइन 2। तो इन दोनों के बीच में आपको पता होगा दो तरीके के एंगल्स हैं। ये एक एंगल अल्फा है, तो ये एक एंगल अल्फा है, और दूसरा वाला अगर एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा है। अल्फा और बीटा बराबर नहीं हो सकते। बीटा क्या हो जाता है? इट इज 180 माइनस अल्फा हो जाता है। ठीक है, तो दो तरीके। ठीक है ना, अब ये तो लाइन के सिचुएशन में हो गया। बट अगर मैं तो रिपोर्ट कर लो, आपको एंगल पता चल जाएगा दोनों के बीच में। बट जब ये वेक्टर्स की तरह हो जाता है, मान लो कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तब आप कौन सा एंगल चूज करोगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, लाइंस के बीच में तो दोनों एंगल अल्फा और बीटा ट्रू है, बट जब आप वेक्टर्स बात करते हो तो दोनों एंगल लेना गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ और एक ही एंगल इंपॉर्टेंट है, जो कि ये वाला वैल्यू है, जो कि ये वाला वैल्यू है। ये बीटा एंगल बता दोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज ऑलवेज measured between tail to tail और head to head of the vectors। tail to tail और head to head of the vectors माने, ये समझो, ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये ए का हेड हुआ,
और ये बी का हेड हुआ, ये ए का टेल है और ये बी का टेल है, ठीक है। तो ये जो एंगल अल्फा है, ये क्या मैं बोल सकता हूं, अगर ए का हेड यहाँ पे है तो ये ए का टेल हुआ, और अगर बी का हेड यहाँ पे है तो ये बी का टेल हुआ। तो ये एंगल अल्फा इज एंगल बिटवीन टू टेल्स। अब फिर आपको ये वाला एंगल को देखो, ये वाला एंगल को जब हम देखेंगे तो आपको समझो कि अभी मैंने कहा था कि आप वेक्टर को उठा के कहीं से कहीं भी रख सकते हो इन दी स्पेस, आप बस उसका डायरेक्शन और उसका लेंथ चेंज मत करो। तो सिमिलरली मैं अगर ये ए वेक्टर को उठा के यहाँ पे इसका खत्म हो रहा है हेड, तो मैं बस उठा के यहाँ से ऐसे रख दे रहा हूँ, और फिर बी वेक्टर को मैं क्या कर रहा हूँ, बी वेक्टर को उठा के मैं उसका हेड लाके यहाँ पे रख दे रहा हूँ। तो अब देखो ये जो एंगल मुझे मिला है ये दोनों के हेड के बीच में मिला है, ठीक है, ये दोनों के हेड के बीच में मिला है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, बिटवीन टू हेड्स। तो ये भी एक्सेप्टेबल है और ये भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये दोनों के टेल के बीच में। बट जब हम ये बीटा एंगल को जज करने जाएंगे तो देखो ये इसका ए का टेल और ये बी का हेड के बीच में आया हुआ है, तो ये रिजेक्टेड है। और सिमिलरली ये बीटा का एंगल ये बी का टेल और ए का हेड के बीच में आया, तो ये भी रिजेक्टेड है, ठीक है। तो आप कभी भी दो वेक्टर के बीच में वही एंगल लोगे जो वो दोनों के टेल के बीच में होगा या फिर दोनों के हेड के बीच में होगा। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है ना इतनी बात? ठीक है। यस सर। हाँ यस सर। अब देखो पैरेलल और एंटी पैरेलल पे आते हैं। मानो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो अगर दो लाइंस, अगर मैं बोलूं कि ए एक लाइन है और बी एक लाइन है, तो आप क्या कहोगे, दोनों पैरेलल है बोल दोगे, ठीक है। सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल only if angle between A and B are, A vector and B vector is क्या, जीरो, ठीक है। क्यों हो रहा है, देखो ये A वेक्टर हो गया और मैं B वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है, मैंने B वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दिया। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे एंगल मेजर करना होगा और A और B के बीच में, तो क्या ये मैं ये एंगल मेजर कर सकता हूँ? हाँ, क्या ये मैं ये एंगल मेजर कर सकता हूँ क्या? नहीं, बिकॉज ये ए का हेड और बी का टेल के बीच में एंगल ले रहे हैं, तो हम ये एंगल मेजर नहीं कर सकते हैं, कि ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब ए को आप ऐसे लिख रहे हो तो आप क्या करो, ए का जो टेल है वहीं से बी के टेल को भी स्टार्ट करवा दो। तो आप इधर देखोगे कि दोनों के बीच में जो एंगल है बिटवीन ए एंड बी, दैट इज जीरो। तो इसीलिए आप क्या कह पाओगे कि ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। सिमिलरली अगर ये ए है और ये बी है, तो अब अगर उनको ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, ये कब होगा, व्हेन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 180 डिग्री। तो आपको 180 डिग्रीज देखो कैसे, अगर ये एंगल ए है तो इसके एंड से बी का एंड को स्टार्ट करवा दो, तो इनके बीच में अब जाके एंगल देखो आप, क्योंकि इसका टेल और इस बी का टेल, ए का टेल और बी का टेल के बीच में एंगल ये मेजर हो रहा है, और ये एंगल क्या हो रहा है, 180 डिग्रीज। तो इसीलिए ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, ठीक है। और इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, हम ऑपोजिट भी बोल सकते हैं, ए एंड बी आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। एंड इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम भी है। जब पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो दे हैव सेम डायरेक्शन एज वेल, ठीक है ना।
ये हो गया। और किस तरीके का है? फिफ्थ देखो, ठीक है, बाद में भी और कुछ आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिट वेक्टर देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा दो आप। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ध्यान से सुनो। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। और वेक्टर का मतलब एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब अगर कहा जा रहा है यहाँ पे कि यूनिट वेक्टर है, तो फिर इसका मतलब है कि अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड एज यूनिटी। ठीक है, आप मुझे बताओ कि अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 बताओ। 1 सर। 16 को 16 से डिवाइड करूंगा तो 1 ठीक है, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि किसी भी नंबर को मैं उसके इटसेल्फ से डिवाइड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? आपको 1 दे देगा। इफ आई डिवाइड एनी नंबर बाय इटसेल्फ तो वो आपको 1 दे देगा। तो सिमिलरली अगर मैं किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैं किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और क्योंकि ये वेक्टर है तो इसका एक डायरेक्शन भी होना पड़ेगा। ठीक है, वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड एज यूनिटी, इसका मैग्नीट्यूड तो यूनिटी है बट क्योंकि ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कोई भी वेक्टर आपको पता है, आपने उसके खुद के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दिया तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? यूनिट वेक्टर विथ डायरेक्शन along the original vector। ओरिजिनल वेक्टर माने ये। ठीक है, अगर आपको कोई एक वेक्टर पता है और आप उसके ही खुद के मैग्नीट्यूड से उस वेक्टर को डिवाइड कर दिए तो आपको एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और वो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वो उसी वेक्टर के अलोंग होगा जिसको आपने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये देखेंगे हम लोग इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा स्टार्टिंग में बट हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, अब हम इसको डिनोट करते हैं कोई भी एक वेक्टर को, जैसे कि हम लोग ए बार हम लोग ने वेक्टर को बताया कि ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है और इसका अगर स्मॉल ए कर दिया तो ये इसका क्या होता है? ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। सिमिलरली अगर मैंने एक ऐसा लिखा हुआ तो इसको हम कहेंगे ए कैप कहेंगे। क्या कहेंगे? ए कैप। और ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, ये एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर आपको एक कैप निकालना है तो आप क्या करोगे? ए वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर का क्योंकि ए कैप का डायरेक्शन क्या होगा? जो ए वेक्टर का डायरेक्शन है वही ए कैप। क्लियर हो जाएगा, तो अभी घबराओ मत। ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ना 3 एक्सिस है, ये याद रखो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 3D ज्योमेट्री में 3 एक्सिस है। क्या है? ये x है मानो, ये y है और ये z है। तो
हम लोग 3 यूनिट वेक्टर भी ले लेते हैं। एक आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। Similarly, j cap is a unit vector along y axis. Similarly, k cap is a unit vector along z axis. Now, ये देखो, अब यूनिट वेक्टर की खासियत देखो। आपको मैंने ये बता दिया कि 3D में ये वाला स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये बदलता नहीं, ठीक है। अब देखो अब खासियत, अगर मैं आपको बोलूं कि सीता एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर तक गई है, ठीक है, कितना मीटर तक गई है? 5 मीटर एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में के डायरेक्शन में गई है। तो आपको अगर इसका वेक्टर बनाना होगा इसका वेक्टर बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, ठीक है, ओरली समझ लो, हम लोग क्वेश्चंस में बाद में आएंगे। एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, एक वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है। और अगर आप ये आई कैप लेते हो तो इसका पास मैग्नीट्यूड कितना है? इसके पास मैग्नीट्यूड 1 है, बट इसके पास डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट है। सिमिलरली जे कैप क्या है? इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका डायरेक्शन क्या है? आपको वाई एक्सिस दे दिया। सिमिलरली के कैप, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है और इसका डायरेक्शन z एक्सिस हो गया। तो सिमिलरली अगर आपको कोई भी वेक्टर चाहिए जिसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा, और अगर वो डायरेक्शन आपका या तो एक्स एक्सिस है या तो वाई एक्सिस है या तो जेड एक्सिस है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई क्वेश्चन में बोलता है कि कोई एक बॉडी एक्स एक्सिस के अराउंड मूव, एक्स एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 5 मीटर मूव करने का कहा हुआ है, तो आप क्या करोगे? आपको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे यूनिट वेक्टर पता है, क्या है वो? आई कैप। तो आप क्या करोगे? जितना मैग्नीट्यूड वो मूव कर रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये वेक्टर जो आया है 5 आई कैप, 5 आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया 5, और आई कैप का डायरेक्शन, आई कैप आपको बता देता है कि ये डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। सिमिलरली अगर ये कहता है कि -5 आई कैप, तो इसका मतलब क्या होता है? अभी भी मैग्नीट्यूड 5 है, बट ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? दिस इज डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, पीछे की डायरेक्शन पे, ठीक है, पीछे की डायरेक्शन पे। सिमिलरली अगर कहता है कि 10 आई कैप है, 10 जे कैप है, तो मतलब ये 10 यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ गया है। और अगर -10 जे कैप है तो ये मतलब 10 यूनिट्स अलोंग नेगेटिव जे एक्सिस के अबाउट गया है और वाई एक्सिस के अबाउट गया है। क्लियर है? सिमिलरली जेड एक्सिस पे कोई दिक्कत यहाँ तक चीजें समझने में? नो सर। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर क्योंकि उसके पास एक सिंगुलर मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यूनिटी है, तो आप उसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, तो वो अपना डायरेक्शन तो मेंटेन कर लेगा, बट जो आप उसके साथ मैग्नीट्यूड आप मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी जो नंबर आप उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, वो उसका नंबर भी पूरा अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। और फाइनली वो क्या देगा? वो एक ऐसा वेक्टर देगा जिसका मैग्नीट्यूड आपने जो नंबर मल्टीप्लाई करा है वो हो जाएगा, और उसका डायरेक्शन पहले से जो उसका डायरेक्शन डिफाइंड था, जैसे कि इस केस में ये एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, जेड एक्सिस था, तो पहले से उसी डायरेक्शन में आपका डिजायरेबल मैग्नीट्यूड आपको दे देगा वो। ये इसकी इंपॉर्टेंस, खासियत थी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मानो कि ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2D बेस सिस्टम पे है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो मानो कि ये आपका पॉइंट है P, जो कि 5,2 है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 5 यूनिट्स एक्स एक्सिस के दूरी पे है ना। ये अगर पॉइंट है तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? 5,0, ये मानो कि A है।
और अगर ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,2, ये मानो कि बी है, ठीक है। तो अब सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि बॉडी ये ओरिजिन से वो बॉडी ए की तरफ मूव करती है, वो बॉडी ओरिजिन से ए की तरफ मूव करती है क्या, ठीक है। ए की तरफ पहले मूव करी ओरिजिन से, फिर ए से चली गई पी तक, ठीक है। पहले ओ से ए तक आई, ये आपका ओ हुआ, ओ से ए तक आई, ए से फिर पी तक चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट आएगा पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। एंड और एक कॉन्सेप्ट आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। So displacement vector is that represents displacement of a body. It's very simple. जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर अगर कहा गया तो इट रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी, सिंपल है और कुछ नहीं, वर्ड्स का ही खेल है ना, ये समझो। तो आपको अभी मैंने ये बताया है कि एक्स एक्सिस के अबाउट यूनिट वेक्टर क्या था, आई कैप, और जे एक्सिस के, वाई एक्सिस के अबाउट यूनिट वेक्टर था जे कैप, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया हुआ है ना। अगर मैं कहूं कि मेरा जो बॉडी है वो ओ से लेके ए तक गया हुआ है, ओ से लेके ए तक गया हुआ है, तो मुझे ये बताओ कि ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा। 5i cap. 5i cap. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे ये बताओ अगर वो ए से लेके फिर अगर पी तक गया हुआ है तो ए पी वेक्टर क्या हो जाएगा, 2j ये cap. 2j। ये तो आपने बता दिया, क्या पता आपको पहले से पता होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी सोचो। मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था कि आप कोई भी वेक्टर को बिना उसका लेंथ और बिना उसका डायरेक्शन चेंज, माइक ऑफ कर लो प्लीज, बिना उसका लेंथ बिना उसका डायरेक्शन चेंज किए आप कोई भी वेक्टर को उसके स्पेस में कहीं पे भी आप मूव करवा सकते हो। तो सेम चीज यहाँ पे हम करेंगे। मेरा जो ये एपी वेक्टर है मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दूंगा। तो क्या मैंने एपी का लेंथ चेंज करा? नहीं। क्या मैंने एपी का हेड जहां पॉइंट कर रहा है वो चेंज करा? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं चेंज करा। मैंने क्या करा, बस एपी जैसा था उसको उठा के मैंने ओबी पे रख दिया है। तो ये मैं कह सकता हूं एपी इज नथिंग बट इक्वल टू ओबी वेक्टर। एपी इज इक्वल टू ओबी वेक्टर एंड ओबी वेक्टर इज इक्वल टू 2j कैप। ओके, यहाँ पे अब और एक पॉइंट आप समझो। यहाँ पे मैंने दो वेक्टर्स को इक्वल कहा है, तो इक्वल वेक्टर्स वाला भी कॉन्सेप्ट समझो। आप दो वेक्टर को तभी इक्वल कह सकते हो, बनने मत पलटो, माइक ऑफ कर लो प्लीज। आप दो वेक्टर्स को कब इक्वल कहोगे? इफ a and b vectors are equal only if a and b have same direction and same magnitude as well. सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तभी जाके आप इक्वल वेक्टर बोलोगे। अगर सेम डायरेक्शन है तो वो पैरेलल हो जाएगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। अगर आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है तब जाके वो इक्वल वेक्टर होंगे। सिमिलरली यहाँ पे केस में मैंने जब एपी को उठा के ओबी पे रख दिया तो दोनों का लेंथ भी सेम रहा, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो इसीलिए दोनों इक्वल वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओए वेक्टर हो गया 5i कैप,
AP वेक्टर हो गया टू J कैप, मुझे पता चल गया ना। मुझे अब बताना है OP वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ OP वेक्टर क्या है? OP वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P ना। तो OP वेक्टर है, आप यहाँ पे देखो OP वेक्टर कैसे पहुंच रहा है, O से पहले A तक गया, फिर A से लेके P तक गया। तो मैं क्या कहूंगा, O से लेके इसे A तक पहुंचाओ, फिर A से लेके प्लस करो, A से लेके P तक पहुंचाओ। ये मैंने दो वेक्टर्स को यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये मैं वापस से एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे जब होंगे तब आऊंगा इस पे, बट यहाँ पे बस ये ध्यान रख लेना यहाँ पे मैंने कैसे ऐड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, इस पे हम लोग वापस से आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो OA वेक्टर और AP वेक्टर, क्योंकि पहले O से A पे गया है, फिर A से P पे गया है, तो इसीलिए मैंने P का पोजीशन जानने के लिए मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। ये क्यों ट्रू है, इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब हम लोग एडिशन ऑफ द वेक्टर्स जानेंगे। तो OA वेक्टर क्या हो गया मेरा 5i कैप, और AP वेक्टर क्या हो गया 2j कैप। तो OP वेक्टर इज दिस। तो मतलब आपको अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता है, आपको अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता है, जैसे कि यहाँ पे 5,2 था, तो आप डायरेक्टली उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे बता सकते हो। क्या करोगे, जो x का कोऑर्डिनेट है उसको i कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, जो y का कोऑर्डिनेट है उसको आप j के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मानो यहाँ पे 5,2,3 होता, तो ये z का कोऑर्डिनेट है, तो आप k कैप के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते, तो आपको 5,2,3 का मतलब इसका ये हो जाता 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो जाता। इसका पोजीशन वेक्टर, किसका पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कहां से मेजर करते हैं, याद रखना पोजीशन वेक्टर मैंने ओरिजिन से मेजर किया हुआ है। पोजीशन वेक्टर इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। पोजीशन ऑफ द पॉइंट आप पोजीशन कहां से बता रहे हो, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन और विथ रेस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हमारा ओरिजिन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे कहा जाए कि आप OP कैप बताओ, अब अगर मुझे बताया पूछा जाए कि OP कैप बताओ, OP कैप क्या है, यूनिट वेक्टर along OP वेक्टर is a unit vector, OP cap is a unit vector along OP cap। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या कहा था, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको OP बताना है, OP का मैग्नीट्यूड क्या है। तो ये देखो, इन ट्रायंगल OAP अगर मैं पूछूं, इन ट्रायंगल OAP, ये देखो इन ट्रायंगल OAP, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इट इज राइट एंगल एट OA। तो आपको अगर OP चाहिए तो आप OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर कर दो अंडर रूट लेकर, तो आपको OP मिल जाएगा। ये क्या है, ये OA का स्क्वायर प्लस ये AP का स्क्वायर अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से आपको मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट, मतलब ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 29 यूनिट्स। तो अब जब आपके 5i कैप प्लस 2j कैप आपका OP वेक्टर था, आप इसको अंडर रूट 29 से डिवाइड कर दे रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, OP कैप मिल जा रहा है। दिस इज द यूनिट वेक्टर, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द ओरिजिनल वेक्टर इटसेल्फ। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन यही होगा, इसका डायरेक्शन यही होगा। कौन सा डायरेक्शन, OP वेक्टर का डायरेक्शन उसके अलोंग ही होगा, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा OP कैप का, दिस इज व्हाट, दिस इज OP कैप। उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होगा। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है ना? हाँ, यस सर। तो इसको बस अब हम लोग जनरलाइज करेंगे। यस सर।
अगर आपका 3D सिस्टम है x y z और यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है जिसका लोकेशन x, y, z है, तो आपका OP वेक्टर जो है वो हो जाएगा ये, अच्छा ये पॉइंट, ये OP वेक्टर हो जाएगा ओरिजिन से। तो OP वेक्टर क्या हो जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप हो जाएगा। और OP का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, OP का मैग्नीट्यूड हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो जाएगा। और OP कैप क्या हो जाएगा, OP कैप हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप हो जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग x स्क्वायर और y स्क्वायर और z स्क्वायर के साथ, तो आपका OP, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अलोंग OP वेक्टर। क्लियर है इतनी बात, सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात। यस सर। तो वो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। मुझे बताओ, मेरा इनिशियल पॉइंट था, मेरा एक बॉडी है, बॉडी जो इनिशियल लोकेशन ए से विच इज 3,2,4 से फाइनल लोकेशन विच इज बी है विच इज 1, -6, -2 यहाँ पे पहुंचा है। तो आपको बताना है मेरा आर आई वेक्टर, आर एफ वेक्टर और आर आई कैप, फाइंड आर आई वेक्टर, आर एफ कैप, और आपको डी वेक्टर और आपको डी कैप भी बताना है। आर आई इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर, आर एफ इज फाइनल पोजीशन वेक्टर, आर आई कैप is initial position vector के along unit vector, and RF cap is unit vector along the initial position, and D vector is your displacement vector, and D cap is उसके about आपका displacement vector के about unit vector। ठीक है, ये सारा कुछ निकाल के बताओ। क्या हो गया भाई, आंसर आ गया क्या, बताओ चलो।
आर आई कैप क्या? आर आई वेक्टर ये सही है सबका? आर आई कैप और Yes, sir. Yes, sir. तो आर आई कैप बताओ क्या है और आर एफ कैप बताओ क्या है? Sir, 3i cap. ये आ गया सबका आर आई कैप और आर एफ कैप? चेक कर लो यहाँ से। Yes, sir. नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है ये देखो, आर एफ कैप फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आपको बस अब इस केस में आपको कुछ नहीं करना, 3 - 1 आई कैप आ जाएगा और ये 2 -(-6) जे कैप हो जाएगा एंड 4 -(-2) के कैप हो जाएगा। और कुछ नहीं है, बाकी आप डी कैप भी निकाल सकते हो, आई हैव नो डाउट इन दैट। बट देखो ये क्यों हो रहा है इस पे चर्चा कर लेते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास यहीं से पिकअप करेंगे। देखो याद रखो, और एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी गांठ बांध लो, हम लोग इस भी चीज को नेक्स्ट क्लास में बकायदा प्रूफ करेंगे। तो आपको अभी मैंने कोप्लेनार वेक्टर कहा था, राइट? अगर 3 वेक्टर कोप्लेनार है, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनार है तो वो तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है? और अगर वो कोप्लेनार वेक्टर, अगर वो कोप्लेनार वेक्टर्स ऐसे साइक्लिक फॉर्मेट में होंगे, साइक्लिक फॉर्मेट में होंगे। क्या साइक्लिक फॉर्मेट में? माने एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा है, इसका हेड इसके टेल से जुड़ा है और इसका हेड इसके टेल से जुड़ा है। तो हर एक का हेड दूसरे के अगर टेल से जुड़ा होगा तो उसे हम साइक्लिक फॉर्मेट में कहेंगे। मतलब ये यहाँ से गया, फिर ये उसके ऊपर गया, फिर ये यहाँ पे गया, तो मतलब ये ऐसा कुछ साइकिल की तरह चलता आ रहा है ना। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, अगर साइक्लिक आपको दूसरे डायरेक्शन में देना है तो ये भी आपका एक साइक्लिक का तरीका हो गया, ठीक है? पॉइंट इसकी एक का टेल दूसरे के हेड से जुड़ा होना चाहिए, मतलब टेल टू हेड, तब आप जाके साइक्लिक कहोगे। तो इस तरीके के साइक्लिक फॉर्मेट में अगर 3 कोप्लेनार वेक्टर्स हैं, अगर 3 कोप्लेनार वेक्टर्स हैं इस तरीके के साइक्लिक फॉर्मेट में, इसे हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट अभी ये चीज आप थ्योरम की तरह दिमाग में बांध लो। तो तीनों का एडिशन 0 होता है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखो। अगर 3 वेक्टर साइक्लिक फॉर्मेट में रखे हुए हैं और तीनों कोप्लेनार हैं, तब उन तीनों का एडिशन क्या है? 0 हो जाएगा, ठीक है? और अब देखो यहाँ पे ये कोई एक ट्रायंगल के 3 साइड पे बसता हुआ दिख रहा है। तीनों वेक्टर्स एक ट्रायंगल के, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड पे बसता हुआ दिख रहा है। तो अगर 3 वेक्टर्स इस तरीके से अरेंज कर दिए गए ताकि वो तीनों वेक्टर्स का लेंथ उस ट्रायंगल के लेंथ से बराबर होगा। मानो कि अगर ये ए बी सी ट्रायंगल है तो ए बी साइड आपका एल का लेंथ के बराबर होगा और बी सी साइड आपके बी के लेंथ के बराबर होगा और सी ए साइड आपका सी वेक्टर के लेंथ के बराबर होगा। तो अगर आपने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी का,
आपने एक ट्रायंगल एबीसी ले लिया है जिसमें आपने 3 वेक्टर को अरेंज कर दिया सच दैट कि उनके साइड्स जो हैं वो उन वेक्टर्स के लेंथ को बराबरी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तब जाके, और वो साइक्लिक फॉर्मेट में रख रहे हो तो फिर उन तीनों का एडिशन 0 होता है। अगर वो ट्रायंगल है तो ऑफ कोर्स वो कोप्लेनर है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप, एक थ्योरम है, इस चीज को याद रखो। ठीक है, अब मानो कि ये आपका आर आई वेक्टर है, मतलब ये आपका इनिशियल पोजीशन है, फिर आपका मानो कि ये आपका फाइनल पोजीशन है, तो ये आपका आर, ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये आपका आर एफ वेक्टर है, ये आपका आर आई वेक्टर है। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ गया है, तो आप इनिशियल से फाइनल का डायरेक्शन पे ये वेक्टर ऐसा बना दोगे, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, है या नहीं है? तो आप क्या कहोगे, वो इनिशियल डिस्प्लेस हुआ है कहां से कहां तक, आपका इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक डिस्प्लेस हुआ है। तो अगर पूछा जाए किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, तो आप बोल दोगे कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है कि आपका पार्टिकल किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है। और आपका इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर आर आई बता देता है और फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर आर एफ बता देता है। तो मैंने अभी यहाँ पे यही कहा हुआ कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरीके से आपको पहचानना है, तो आप क्या करोगे, फाइनल लोकेशन का पोजीशन वेक्टर को आप फाइनल लोकेशन मतलब इनिशियल लोकेशन का पोजीशन वेक्टर को आप फाइनल लोकेशन के पोजीशन वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तब आप जाके आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अब यहाँ पे आप इसको एक ट्रायंगल की तरह मानो। अब आपको अगर इसको मतलब ट्रायंगल ओ आई एफ अगर मानो, तो अब इसमें अगर मैं यही चीज को, यही थ्योरम को अप्लाई करूं, तो देखो क्या ये मैं लिख सकता हूं आर आई कैप प्लस डी कैप माइनस ऑफ आर एफ कैप इज इक्वल्स टू 0। अब ये समझो माइनस क्या है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ये भी समझो, इसके बाद हम लोग क्लास खत्म कर देंगे। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, अगर एक वेक्टर ए है और आपको अगर माइनस ए समझना है कैसा है, तो आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड वैसा ही रखोगे, मैग्नीट्यूड ए, और ये अगर बी है तो ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका ए वेक्टर ऐसा रिप्रेजेंट करता है, तो आपका बी वेक्टर विथ सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ऑपोजिट रिप्रेजेंट करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इसको भी साइक्लिक फैशन में रखता है, ये भी साइक्लिक नहीं है, यहाँ पे आर आई ऐसा जा रहा है और डी वेक्टर का टेल आर आई वेक्टर के हेड से मिलता हुआ मिल रहा है, बट आर एफ वेक्टर का हेड जो है वो डी वेक्टर के हेड से मिल रहा है, और आर एफ वेक्टर का टेल भी आर आई वेक्टर के टेल से मिल रहा है। तो ये कुछ साइक्लिक फैशन नहीं है। तो अगर मैं आपको ऐसा वेक्टर बना दूं, इसको साइक्लिक करने के लिए, अगर मैं इसको साइक्लिक करने के लिए ऐसा वेक्टर बना दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन पे सेम वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा, माइनस आर एफ हो जाएगा, है ना? अब समझ रहे हो ना बात को? तो मैंने क्या करा, आर आई वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस इस डायरेक्शन पे माइनस आर आई एफ है, तो इसको माइनस आर आई एफ कर दिया है। तो ये वाला, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन दी अबव थ्योरम आप ये लिख सकते हो, तो इसके वजह से आप जब डी को लिखोगे तो ये हो जाएगा आर एफ कैप माइनस आर आई कैप। तो इसलिए आपका ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा था। ठीक है, ये आ गया। क्लियर है इतनी बात? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से पिकअप करेंगे, एडिशन ऑफ द वेक्टर्स देखेंगे और फिर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा, ये शीट जो कुछ भी मैं अभी यहाँ पे लिखा हूँ, ये मैं अभी आपको भिजवा दूंगा, और आप इस चीज को थोड़ा सा पढ़ लेना, रिफ्रेश कर लेना, जो भी किताब आप फॉलो कर रहे हो उसमें से भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ताकि आप फ्रेश होकर
थोड़ा सा समझ के नेक्स्ट क्लास में आना और कुछ डाउट्स लेकर आना अगर आपके पास डाउट्स आते हैं तो। ठीक है, क्लास कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू गाइस।